डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी परीक्षार्थियों का सामाजिक अध्ययन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बारे में अध्ययन किया था और इनका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था हम लोगों। आज हम लोग जो अन्य प्राकृतिक शक्तियाँ हैं पृथ्वी को जो किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि प्राकृतिक शक्तियाँ हैं कौन, या किसे कहते हैं प्राकृतिक शक्तियाँ। वे शक्तियाँ जो पृथ्वी के धरातल को आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी न किसी प्रकार प्रभावित करती हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ कहलाती हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा आंतरिक प्राकृतिक शक्तियाँ। कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी को अंदर से प्रभावित करती हैं वो आंतरिक प्राकृतिक शक्तियाँ कहलाती हैं। दूसरा है बाह्य प्राकृतिक शक्तियाँ। बाह्य प्राकृतिक शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के धरातल को बाहरी रूप से प्रभावित करती हैं। अब आंतरिक शक्तियों में हम देखें तो दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। अब भूकंप जो है क्या है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ धरातल या भूपटल का कंपना या हिलना। यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है, अर्थात जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाता है तो उसको भूकंप कहते हैं। अद्यतन अनुसंधानों के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैसों की अधिकता हो जाती है, तब ये भूकंप आता है। अब अगर हम भूकंप से होने वाले प्रभाव, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं भूकंप से प्रायः भूमि फट जाती है एवं उसके अंदर से खनिज पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तटों पर भूमि के धंसने से घाटियाँ बन जाती हैं जिनसे बंदरगाहों का निर्माण होता है। झरने आदि फूटते हैं, उनसे लाभों की अपेक्षा हानियाँ अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं तथा भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है। ऊंची ऊंची इमारतें मिनटों में धराशायी हो जाती हैं। भूमि स्खलन से कृषि योग्य भूमि बेकार एवं रेतीली हो जाती है। आपने देखे होंगे दुनिया में बहुत से भूकंप आए हैं, उनमें से एक 27 जुलाई सन 1963 में यूगोस्लाविया में लगभग भूकंप से 10,000 लोग मारे गए थे और इसका शिकार हुए थे। अब दूसरी अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से हमारा तात्पर्य है, ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर या छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी का भाग पिघलकर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में बाहर निकलता है। ज्वालामुखी के उद्गम का कारण पृथ्वी की आंतरिक गर्भावस्था है। जब वर्षा का जल आंतरिक गर्भ भाग पर आता है तो बाष्प के रूप में बदलकर अधिक दबाव के साथ बाहर आने की कोशिश करता है, अतः कमज़ोर चट्टानें टूट जाती हैं तथा लावा के रूप में आंतरिक अवयव बाहर निकलकर जमा हो जाते हैं। इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अगर हम देखें तो ज्वालामुखी से लाभ कम तथा हानियाँ अधिक मात्रा में होती हैं। अचानक विस्फोट से काफ़ी जनधन की हानि होती है। सन 1883 में क्रेकाटोआ के अंतर्गत विस्फोट में 36,000 मनुष्य मारे गए थे। 2/3 भाग टुकड़े टुकड़े हो गया। 20 मील तक धूल उड़ी तथा आवाज़ 2000 मील तक सुनी गई। इसी प्रकार जापान में वेसुवियस के विस्फोट में 2 नगर दब गए। लावा से वनस्पति जल जाती है। लावा काली मिट्टी का निर्माण करता है जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। विस्फोट के साथ ही विभिन्न प्रकार के खनिज पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। इससे गंधक एवं पोटास प्राप्त होते हैं जो कि दियासलाई बनाने का एक आधार है। ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा भूगर्भ के अध्ययन में सहायता मिलती है। ये तो हमारा हो गया है आंतरिक शक्तियाँ, दोनों भूकंप और ज्वालामुखी। अब हम बाह्य प्राकृतिक शक्तियों की अगर बात करें तो ये शक्तियाँ प्राकृतिक धरातल को बाहरी रूप से प्रभावित करती हैं, अर्थात भूमि की ऊपरी सतह को प्रभावित करती हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे आप देख रहे होंगे जल है, वो जल किसी भी प्रकार का हो, चाहे नदी का जल हो चाहे वर्षा का जल हो, इनसे
मनुष्य किसी न किसी तरह प्रभावित होता है। वायु है, ताप है, हिम है तथा जैविक शक्तियाँ हैं जो बाह्य शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। इनसे भी हमारी पृथ्वी प्रभावित होती है और मनुष्य को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम जल के प्रभाव की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जल का प्रभाव, बहते जल से विभिन्न प्रकार उपजाऊ मैदानों एवं भूदृश्यों का निर्माण होता है तथा पीने योग्य जल प्राप्त होता है। यह सिंचाई में सहायक होता है। जल के ऊंचे भागों से गिराकर बिजली उत्पन्न की जाती है। जल मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। जल के अभाव में मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों का भी होना असंभव होता है। जल उद्योगों की जान है। ये हमारे जल से प्रभावित होने वाले तत्व बताइए। इसके अलावा वायु का क्या प्रभाव होता है देखेंगे आप। यह मानव की श्वसन क्रिया की संचालन एवं पेड़ पौधों की उत्पत्ति में सहायक है। मरुस्थलों में यह बालू उड़ा ले जाती है जिससे जल स्तर सतह पर आ जाता है और मरुद्यान बन जाते हैं। बढ़ते हुए बालू के स्तूप उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। बालू के उड़ जाने से कभी कभी खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जिससे मानव जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। वायु द्वारा चक्कियाँ भी चलाई जाती हैं जिन्हें पवन चक्की के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ताप का प्रभाव, प्रत्येक मनुष्य, जीव जंतु एवं वनस्पति के लिए प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे मानसून बनते हैं और वर्षा होती है। यह पर्वतों की चोटियों को पिघलाकर नदियों के जल में वृद्धि करता है। वर्तमान में सौर शक्ति पर खोजें चल रही हैं जो कि और भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सिद्ध होंगी। इसके अलावा हिम का प्रभाव भी पड़ता है। इससे पर्वतों का अपरदन होता है एवं कटा हुआ भाग तलहटी में इकट्ठा होने से उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। पर्वतों पर यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। पर्वतीय चोटी से हिम पिघलने पर नदियाँ गर्मियों में बहती रहती हैं। इससे सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। पर्वतीय चोटियों से अनेक खनिज हिमनदों के साथ नीचे आ जाते हैं जो कि मानव के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब हम बात करें जैविक शक्तियों का प्रभाव। ये जैविक शक्तियों का भी प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है। उसके परिणाम स्वरूप वहाँ के निवासी उनका उपयोग अपने मतानुसार करते हैं। कुछ मानव अनुकूल होते हैं तो कुछ प्रतिकूल का वह अपने प्रयत्नों से अपने अनुकूल कर लेता है या उनको समाप्त कर अपने उपयोग में लेता है। इस प्रकार सभी प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वे उनके अनुकूल हों या प्रतिकूल। शक्ति कोई भी हो, यदि उसका उचित रूप में उपयोग किया जाएगा तो वह लाभदायक होगी, अन्यथा हानिकारक सिद्ध होगी। अतः मानव को चाहिए कि उसका उचित उपयोग कर लाभ प्राप्त करे एवं अपने जीवन को सुखमय बनाए। अब हम सागरीय जलधाराओं का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सागरीय जलधाराएं भी मनुष्य के किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। जैसे सागरीय जलधाराओं का जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराओं का जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एक ओर गर्म धाराएं अपने निकटवर्ती भागों का तापमान बढ़ा देती हैं तो दूसरी ओर ठंडी धाराएं अपने निकट के स्थानों को अधिक ठंडा बना देती हैं। गर्म धाराओं के ऊपर से बहने वाली हवाएं अधिक नमी धारण कर लेती हैं और स्थल पर पहुंचकर वर्षा कर देती हैं, जबकि ठंडी धाराओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के समान अक्षांशों में स्थित स्थानों की जलवायु में भिन्नता है, क्योंकि पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा तथा पश्चिमी तट के निकट कैलिफोर्निया की ठंडी धारा बहती है। इसके अलावा महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव जो है मत्स्यिकी पर भी पड़ता है। जिन स्थानों पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ अधिक मछली पाई जाती है। जापान और न्यूफाउंडलैंड में मछली उद्योग की उन्नति का यही कारण है। इसके अलावा बंदरगाहों तथा व्यापार पर भी सागरीय जलधाराओं का प्रभाव पड़ता है। जिन तटों के निकट गर्म धारा बहती है वहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं,
जैसे नॉर्वे और जापान के बंदरगाह। इसके अलावा सागरी जलधाराओं का यातायात पर भी प्रभाव पड़ता है। धाराओं के प्रवाह की दिशा में जहाज़ों को चलाने में सुविधा होती है। अमेरिका से यूरोप आने जाने वाले जहाज़ आज भी गल्फ स्ट्रीम का अनुकरण करते हैं। उसी प्रकार महासागरों के व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग भी यथासंभव इन जलधाराओं का अनुकरण करते हैं। और इसके अलावा पांचवा आपको बताएं कि वातावरण पर भी प्रभाव महासागरीय जलधाराओं का पड़ता है या सागरीय जलधाराओं का पड़ता है। गर्म और ठंडी जलधाराओं की आपस में मिलने से कोहरा और धुंध उत्पन्न होता है। यहाँ घने कोहरे के कारण कभी कभी जहाज़ों का आना जाना रुक जाता है और जहाज़ों के टकराने की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सागरीय जलधाराओं का भी मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब हम चंद्रमा की कलाओं की बात करें। चंद्रमा की कलाओं की हम बात करेंगे। चंद्रमा का परिभ्रमण एवं परिक्रमण काल समान होता है। यह पृथ्वी की तरह स्वयं प्रकाशमान नहीं है, अपितु सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के गोल होने से दोनों का आधा भाग सदैव प्रकाशित रहता है तथा आधा अप्रकाशित रहता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग माह में केवल एक बार दिखाई देता है। उस तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। और माह में एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस तिथि को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रकाशित भाग प्रतिदिन घटता जाता है। इसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की आकृति में दिखाई देने वाले परिवर्तन को ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को हम चंद्रमास कहते हैं। अब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। आपके चैप्टर में अंत में है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। यद्यपि इस पर हम लोगों ने पूर्व सेमेस्टर में भी चर्चा की थी, लेकिन हम पुनः आज आपको दोबारा बता रहे हैं। सूर्य ग्रहण होने का कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बीच में ही चंद्रमा द्वारा रोक लिया जाता है और पृथ्वीवासियों को सूर्य का कुछ हिस्सा का दिखना बंद हो जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस भाग में रहने वाले लोग सूर्य के किसी भाग को नहीं देख सकते हैं और वहाँ रात की तरह अंधेरा हो जाता है तथा तारे भी दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस भाग के लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी के शेष भाग में जहाँ प्रच्छाया नहीं पड़ती है, सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है, अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के समान भाग के लिए एक साथ नहीं हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये अमावस्या को ही होता है। और अब हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण जब परिक्रमा करते हुए कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और चूँकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकता है, अतः पृथ्वी की छाया के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता है। इस प्रकार जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, वह भाग दिखाई नहीं देता तथा शेष भाग दिखाई देता रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पूर्ण चंद्रमा ही लुप्त हो जाता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं और ये केवल पूर्णिमा की तिथि को ही संभव है और प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, कभी कभी ये स्थितियाँ बनती हैं। इसके अलावा आज हम अब इस चैप्टर में धन्यवाद। आज हम इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। अब अगले चैप्टर का हम कल पुनः प्रसारण होगा, तब आप चर्चा करेंगे।